नमस्कार। वेलकम टू कमाई की बात, जहां हम सपनों की नहीं समझ की बात करते हैं। यहाँ हम आपको अमीर बनने के नुस्खे नहीं देते, बल्कि वो सोच सामने रखते हैं जिससे कुछ लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं और कुछ लोग पैसे को अपने लिए दौड़ाते हैं। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर होते, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। शून्य से साम्राज्य, एक सीरीज जो अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, बल्कि ये समझने में मदद करती है कि दुनिया में अमीर बनते कैसे हैं। ये कहानी है शून्य से शुरुआत करने वाले एक लड़के की, जिसने भीख नहीं मांगी और मेहनत भी नहीं बेची, बल्कि उस गणित को समझा जिससे दुनिया चलती है। तो आइए आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 3, महाजन का गणित। मंडी का शोर कानों को फाड़ने के लिए काफी था, लेकिन विवान के लिए आज ये शोर बेमानी था। कल तक वह इस भीड़ का हिस्सा था जो पेट की आग बुझाने के लिए धक्के खा रहा था, लेकिन आज वह भीड़ से अलग खड़ा था। उसकी नज़रें उन ठेलों पर नहीं थीं जहां फल और सब्जियां सज रही थीं, बल्कि उन हाथों पर थीं जो उन ठेलों से नोटों की गड्डियां लेकर जेबों में भर रहे थे। उसने देखा कि पसीना बहाने वाला मजदूर और माल बेचने वाला किसान दोनों ही दिन के अंत में अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा एक विशेष दिशा में ले जाते थे। मंडी के पीछे संकरी गलियों के जाल में, जहां सूरज की रोशनी भी थोड़ी झिझक कर पहुंचती थी, वहां पुरानी ईंटों की एक हवेली थी। बाहर कोई बोर्ड नहीं था, बस दरवाजे पर टंगे काले कपड़े में लिपटे एक नींबू और 7 मिर्चें झूल रही थीं। हवा में अगरबत्ती की महक के साथ पुरानी स्याही और सीलन की गंध मिली हुई थी। ये सेठ गिरधारी लाल का ठिकाना था। लोग कहते थे कि गिरधारी लाल के पास मंडी की हर सांस का हिसाब रहता है। विवान ने अपनी फटी हुई कमीज को ठीक किया और उस अंधेरी ड्योढ़ी में कदम रखा। अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। बाहर जीवन की आपाधापी थी, अंदर मौत जैसा सन्नाटा। फर्श पर सफ़ेद गद्दे बिछे थे, जिन पर चढ़ने से पहले इंसान को अपनी चप्पलें और अपना स्वाभिमान दोनों बाहर उतारना पड़ता था। कमरे के बीचों बीच एक मुनीम बैठा था, जो अपनी नाक पर टिके चश्मे के ऊपर से आने जाने वालों को शक की निगाह से देख रहा था, और उनके पीछे एक विशाल मसनद के सहारे सेठ गिरधारी लाल विराजमान थे। सेठ का शरीर भारी था, लेकिन उनकी आंखें किसी भूखे बाज की तरह तेज थीं। उनके सामने लाल कपड़े में लिपटी वही मोटी मोटी किताबें थीं, बही खाते जिन्हें विवान ने कल सपने में देखा था। विवान को वहां खड़ा देख मुनीम ने कलम रोकी। क्या चाहिए छोकरे, यहां भीख नहीं मिलती। मुनीम की आवाज रूखी और तीखी थी। विवान ने मुनीम की ओर देखा, फिर सीधे सेठ की आंखों में झांका। भीख मांगने नहीं आया हूं, काम चाहिए। सेठ गिरधारी लाल ने अपने पानदान से एक बीड़ा उठाया और उसे मुंह में दबाते हुए विवान को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे वे किसी घोड़े के दांत गिन रहे हों। काम? सेठ ने पहली बार मुंह खोला। आवाज भारी और बलगम से भरी थी। क्या काम कर सकता है तू? बोरी उठा सकता है या उधारी वसूलने के लिए लाठी चला सकता है? तेरी हड्डियों में तो हवा भरी है। मैं हिसाब कर सकता हूं,
विवान ने सपाट स्वर में कहा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मुनीम हंसा, एक ऐसी हंसी जो अपमान से भरी थी। हिसाब? तू? अरे जा, किसी ढाबे पर बर्तन धो। यहाँ हिसाब में गलती होने पर खाल उधेड़ दी जाती है। विवान अपनी जगह से नहीं हिला। उसने कमरे के कोने में रखी अनाज की बोरियों की ओर इशारा किया। बाहर 3 बैलगाड़ियां खड़ी हैं। हर गाड़ी में 12 बोरियां हैं। हर बोरी 60 सेर की है। कुल 2160 सेर अनाज आया है। अगर आप 98 प्रति सेर का भाव भी लगाएं तो मुनीम जी अभी जो पर्ची लिख रहे हैं उसमें 108 रुपए का घपला नहीं होना चाहिए। मुनीम का हाथ रुक गया। उसने हड़बड़ाकर अपनी पर्ची देखी। सेठ गिरधारी लाल की चबाती हुई जबाड़े की गति धीमी हो गई। उन्होंने मुनीम की ओर देखा। मुनीम के माथे पर पसीना चमकने लगा था। उसने जल्दी से पर्ची फाड़ी और नई पर्ची बनाने लगा। विवान का तीर निशाने पर लगा था। उसने केवल बोरियों को गिनकर और मुनीम की कलम की गति को देखकर अनुमान लगाया था, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे सच साबित कर गया। सेठ ने थूकदान में पीक मारी और विवान की ओर हाथ से इशारा किया। इधर आ। विवान गद्दे के किनारे तक गया। नाम? विवान। हिसाब तो ठीक लगा लेता है, लेकिन जुबान बहुत चलती है, सेठ ने कहा। लेकिन उनकी आंखों में अब उपेक्षा नहीं, एक व्यापारी की चमक थी। उन्हें मुफ्त की बुद्धिमत्ता मिल रही थी। सफाई करेगा, स्याही घोलेगा, और जब मुनीम खाना खाने जाए तो मक्खियां उड़ाएगा। दिन के 2 रुपए मिलेंगे और एक वक्त का खाना। मंजूर है? 2 रुपए। ये मंडी में पल्लेदारी करने से कम था, लेकिन विवान यहाँ पैसे कमाने नहीं आया था। वह उस जादू को सीखने आया था जो इन लाल किताबों में बंद था। मंजूर है, विवान ने कहा। अगले 4 घंटे विवान के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। उसने फर्श पोंछा, पीतल के थूकदान साफ किए और स्याही की दवातों को भरा, लेकिन उसके कान खुले थे। वो सुन रहा था। हर ग्राहक जो आता वो एक कहानी लेकर आता। बेटी की शादी, फसल की बर्बादी, बैल की बीमारी। सेठ के दारी लाल सुनते, सहानुभूति का नाटक करते और फिर एक कागज पर अंगूठा लगवा लेते। दोपहर ढलते ढलते एक बूढ़ा किसान, जिसका नाम रामदीन था, कांपते हाथों से अंदर आया। उसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो उसकी लाचारी का नक्शा बना रही थीं। उसने अपनी पगड़ी उतारकर सेठ के पैरों में रख दी। मालिक, रहम करें, रामदीन गिड़गिड़ाया। मैंने पिछले साल आपसे 100 रुपए लिए थे। पूरी फसल बेचकर मैंने आपको 120 रुपए चुका दिए हैं। फिर भी आपके आदमी कह रहे हैं कि मेरा कर्जा अभी बाकी है। सेठ गिरधारी लाल ने अपनी लाल किताब खोली। पन्ने पलटने की आवाज कमरे में गूंजी। विवान जो कोने में झाड़ू लगा रहा था, धीमा हो गया। वो इस गणित को समझना चाहता था। 100 के बदले 120 देने पर भी कर्जा कैसे बच सकता है? सेठ ने एक पन्ने पर उंगली रखी और चश्मा ठीक किया। रामदीन, तूने 100 रुपए लिए थे, ये सच है, लेकिन कब लिए थे? 2 साल पहले। शर्त क्या थी? 5% महीना ब्याज। जी सरकार, लेकिन मैंने तो। चुप रह। सेठ ने डांटा नहीं, बस अपनी आवाज थोड़ी सख्त की। हिसाब समझ। 100 रुपए का 1 महीने का ब्याज हुआ 5 रुपए, 12 महीने का हुआ 60 रुपए,
2 साल का हुआ 120 रुपए। ये तो सिर्फ ब्याज हुआ, मूलधन तो अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा है। तूने जो 120 दिए वो तो हवा में उड़ गए ब्याज की आंधी में। मेरा 100 रुपया अभी भी मेरी किताब में रो रहा है। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। मालिक, तो क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? मैंने खून पसीना एक करके वो पैसे जोड़े थे। सेठ ने किताब बंद की। तेरी मेहनत का मोल है रामदीन, पर समय का मोल उससे ज्यादा है। तूने मेरा पैसा इस्तेमाल किया। मेरा पैसा अगर मेरे पास होता तो वो बच्चे पैदा करता। तूने उसे बांझ बना दिया 2 साल तक। उसका हर्जाना कौन भरेगा? विवान के हाथ से झाड़ू छूटते छूटते बची। पैसा बच्चे पैदा करता है, ये वाक्य उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लगा। अब तक वो सोचता था कि पैसा केवल विनिमय का साधन है, एक हाथ से लो दूसरे से दो। लेकिन सेठ गिरधारी लाल के लिए पैसा एक जीवित प्राणी था, एक ऐसा जीव जो अगर तिजोरी में भी पड़ा रहे तो बढ़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ज़रूरतमंद की मजबूरी में बो दिया जाए तो वो फसल की तरह उगता है। सेठ ने रामदीन की ओर एक नया कागज बढ़ाया। अब सुन, पुराना हिसाब बराबर करने के लिए तुझे नया कागज लिखना होगा। अब तेरा मूलधन 100 नहीं 150 लिखा जाएगा और ब्याज वही 5%। अंगूठा लगा, वरना कल से तेरे खेत पर मेरा हल चलेगा। रामदीन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कांपते अंगूठे को काली स्याही में डुबोया और अपनी गुलामी की नई सनद पर मोहर लगा दी। जब वो बाहर निकला तो वो पहले से ज्यादा झुका हुआ था। उसने 100 रुपए के बदले 120 चुकाए थे और अब भी वो 150 का कर्जदार था। ये गणित क्रूर था, अमानवीय था, लेकिन विवान देख सकता था कि यही वो शक्ति थी जिसने सेठ गिरधारी लाल को इस गद्दी का राजा बनाया था। शाम को जब मुनीम चला गया और सेठ अपनी गद्दी से उठने की तैयारी कर रहे थे, विवान उनके पास गया। सेठ जी, विवान ने झिझकते हुए पूछा। सेठ ने अपनी छड़ी उठाई। क्या है, दिहाड़ी चाहिए? नहीं, विवान ने कहा, हालांकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई। रामदीन ने मेहनत की, फसल उगाई, बेचा और पैसा लाया। आपने यहाँ बैठे बैठे बस एक किताब में लिखा पढ़ी की, फिर भी उसका पैसा आपका कैसे हो गया? सेठ गिरधारी लाल रुक गए। उन्हें ऐसे सवाल पसंद नहीं थे, लेकिन विवान की आंखों में विद्रोह नहीं, जिज्ञासा थी। एक ऐसी जिज्ञासा जो कभी सेठ की आंखों में भी हुआ करती थी। सेठ ने अपनी छड़ी को फर्श पर टिकाया। लड़के, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं, जैसे रामदीन, और जैसे तू। तुम लोग अपना समय बेचते हो और समय सीमित है। तेरे पास दिन में 24 घंटे ही हैं। तू कितना भी हाथ पैर मार ले, तू 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। सेठ ने गद्दी पर रखे एक चांदी के सिक्के को उठाया और उसे रोशनी में चमकाया। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। ये सिक्का देख रहा है? इसे न भूख लगती है, न ये थकता है, न इसे नींद आती है। मैं भी घर जाकर सो जाऊंगा, लेकिन यह सिक्का रामदीन के सिर पर रात भर जागेगा और मेरे लिए और सिक्के पैदा करेगा। इसे कहते हैं ब्याज। जब तू सो रहा होता है तब भी तेरा धन बढ़ना चाहिए। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता
तो तू जिंदगी भर मजदूर बनकर रह जाएगा। सेठ ने वह सिक्का अपनी जेब में डाला और बाहर निकल गए। विवान अकेला उस दुकान में खड़ा रहा। अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक नई रोशनी जल उठी थी। वह अब तक गलत खेल खेल रहा था। वो अपनी मेहनत, अपना पसीना, अपना समय बेचने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली खेल तो समय को खरीदने का था। रामदीन ने गलती यह नहीं की थी कि उसने उधार लिया था। रामदीन की गलती यह थी कि उसे गणित नहीं आता था। उसे यह नहीं पता था कि चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसी ताकत जो साम्राज्यों को बना सकती है और मिटा भी सकती है। विवान ने मुनीम की मेज पर रखी उस लाल किताब को छुआ। उसे वो किताब अब किसी धार्मिक ग्रंथ से कम पवित्र नहीं लग रही थी। ये शोषण का शास्त्र था, लेकिन ये शक्ति का भी शास्त्र था। उसने दीवार पर टंगे उस पुराने कैलेंडर को देखा। 0। विवान ने बुदबुदाया। वो समझ गया था कि उसे 0 से आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। उसे सिर्फ मेहनत नहीं करनी थी, उसे एक ऐसी व्यवस्था बनानी थी जहां उसकी अनुपस्थिति में भी उसका काम चलता रहे। उसे एक महाजन बनना था, पैसों का नहीं बल्कि परिस्थितियों का। उस रात जब विवान को उसकी 2 रुपए की दिहाड़ी मिली, तो उसने उसमें से 1 रुपया खाने पर खर्च किया। उसका पेट अभी भी आधा खाली था, लेकिन दूसरा रुपया उसने खर्च नहीं किया। उसने अपनी जेब में एक छोटा सा छेद किया और उस सिक्के को अपनी कमीज की तह में छिपा लिया। ये उसकी पहली बचत नहीं थी, ये उसका पहला बीज था। वो फुटपाथ पर लेटा, जहाँ ठंडी हवा हड्डियों को भेद रही थी, लेकिन आज उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसका दिमाग महाजन के गणित को सुलझाने में लगा था। 100 का 120 देने के बाद भी 150 का कर्ज, ये जादू था। और विवान ने तय कर लिया था कि वो इस जादूगर का ताश का पत्ता नहीं बल्कि छड़ी बनेगा। उसने आसमान की ओर देखा। तारे भी उसे चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे, जो अंधेरे के ब्याज पर चमक रहे थे। शहर सो रहा था। सेठ गिरधारी लाल सो रहे थे। रामदीन शायद चिंता में जाग रहा था, लेकिन विवान जाग रहा था, क्योंकि उसने आज अपने भविष्य की नींव खोद ली थी। उसने दीवार पर कोयले से खींची हुई अपनी लकीर को देखा। उसने उसके आगे एक छोटा सा एक्स बना दिया। गुना। अब उसे जोड़ना नहीं था, उसे गुनाह करना था। सफर का अगला चरण तय था। उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे वो बही खाता चाहिए था जिसमें वो अपनी किस्मत खुद लिख सके। शहर की घड़ी ने 1 बजाया। विवान मुस्कुराया। उसका सिक्का उसकी जेब में सुरक्षित था और उसका सपना उसकी आंखों में। महाजन का गणित क्रूर था, पर अब वो विवान का हथियार बनने वाला था। ये था आज का अध्याय। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो चैनल लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके कमाई की बात से जुड़े रहिए। और अगर आप इस कहानी को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो किताब 0 से साम्राज्य का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले अध्याय में। कमाई की बात, साइनिंग ऑफ।